बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का पार्ट शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और इन पे कमेंट करना मत भूलिए। चलें शुरू करते हैं। टंटना, बताओ अरसलान, मैं क्या लेकर आई हूँ? निशवा ने कमरे में दाखिल होते चहक कर पूछा। 2 चुटकी जहर और दोनों चुटकी तुम खुद ही खा लो, और खबरदार जो मरने के लिए मेरे ख्वाब का इंतखाब किया, बाहर जाकर मरो। बेड पर बैठकर फ़ोन में गेम खेल रहा अरसलान ने जलकर सलाह दी, जिस पर निशवा मसनूई मुस्कुराहट के साथ उसके पास चली आई थी। यार, क्या अभी तक नाराज़ हो? देखो, एक की जगह मैं तुम्हारे लिए पूरे 3 सैंडविच लेकर आई हूँ। निशवा मुश्किल से अपने गुस्से को जब्त करते हुए खुशबू लुटाती सैंडविच प्लेट उसके आगे की। ये 3 भी ठोंस लो और दफ़ा हो जाओ। मेरी तौबा, जो दोबारा कभी तुम्हें मैंने अपना राज ना बनाया। तुम जैसी दोस्त से तो दुश्मन बेहतर नहीं, बेहतरीन है। अरसलान रुख मोड़कर रूठेपन से बोला। निशवा की धमकी पर गले में अटकने वाला वो फूला बिल्कुल नहीं था। यार, अब सुलह तो कर रही हूं ना। निशवा ने प्लेट बिल्कुल उसके मुंह के आगे की। तुमसे सुलह करने से बेहतर है मैं सूली ना चढ़ जाऊं। अरसलान ललचाती नजरें मुश्किल सैंडविच से हटाते हुए बोला। यार, मान भी जाओ, अब इतना बड़ा राज है, बार बार बाहर निकल आता है तो मैं क्या करूं, लेकिन अब नहीं आएगा। मैंने राज को दिल के तह खाने में 12 फुट गहरी कब्र खोद कर दफन कर दिया है, सच्ची। निशवा ने मासूम शक्ल बनाई। सच कह रही हो? अरसलान ने भवें से उकड़ कर पूछा। 100%, तुम्हारी कसम। निशवा ने फौरन उसके सर पर हाथ रखना चाहा, जिस पर वो करंट लगे शख्स की तरह तड़प कर पीछे हुआ। मुझे अभी नहीं मरना, तुम अपनी कसम खाओ। वैसे भी एक झूठी कसम से तुम्हारे सर के जुएं तक ना मरे, तुम क्या मरोगी? अरसलान नाक से उकेड़ कर बोला, जिस पर निशवा ने मिठियाँ भींची। अच्छा, ये सैंडविच खाओ और तैयार होकर नीचे आओ। सुना है पास में एक रेस्टोरेंट खुला है, तुम्हारी सैलरी भी आई हुई है, तो इसी बात पर पार्टी कराते हैं। निशवा आंखें पटपटाकर बोली, जिस पर सलाद का आधा मुंह में गया सैंडविच उसी रफ्तार से बाहर आया था। मैं भी सोचूं तुम अचानक जाने दुश्मन से जिगरी यार कैसे निकल आई, लेकिन मैं बेवकूफ़ हरगिज़ नहीं। सुबह से अब तक का रिकॉर्ड है मेरा, मुझे दाबू की डांट नहीं पड़ी। और और इस रिकॉर्ड को कायम रखने के लिए मैं कोई टेढ़ी हरकत अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं नहीं ले जा रहा, तुम एसपी साहब को पकड़ो। मैं भी सोचूं अचानक मोटी क्यूटी कैसे बन गई, और ये भी पकड़ो। हशाम मुंह बनाकर सैंडविच प्लेट में रखता कमरे से बाहर निकल गया। क्यों नखरे कर रहे हो यार? नाना बू को कुछ नहीं पता लगेगा, हम हल्का फुल्का डिनर करके चोरी छुपे बाहर निकलेंगे। निशवा सारी मेहनत यूं ही बर्बाद होते नहीं देख सकती थी, तभी उसके पीछे आई। तुम हल्का फुल्का करो या अपने वजूद की तरह भारी भरकम, मैं नहीं लेके जा रहा, ये तय है। पिछली बार भी तुम दोनों ने ऐसा ही किया था। दाबू को देखते ही बुज़दिलों की तरह फरार हो गए थे, और रात के 10 बजे भरे पेट के साथ गार्डन की 10 राउंड मैंने लगाए थे। अरसलान मुंह बनाकर कहता दो दो सीढ़ियां फलांगता नीचे की तरफ बढ़ा, लेकिन आखिरी सीढ़ी पर कदम रखते ही सामने हॉल का संजीदा माहौल देखकर ठटक कर उसके कदम रुके, जहां तीनों सीनियर अली बरादरान एक जानिब सोफे पर बैठे थे, जिनके मुकाबिल दाबू टांग पर टांग चढ़ाए संजीदा से अपने मखसूस नशिस्त पर जुल्फ़ अफरोज थे। तीनों बेगमात भी एक जानिब संजीदा सी खड़ी थीं, और सबकी संजीदा नज़रों का मरकज़ मुअद्दिब सा खड़ा शाम था। मुझे आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी थी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं पिछले 1 साल से वहीं से भाई के पार्टनर के साथ भाई का ऑफिस देख रहा हूँ, और बहुत जल्द ऑफिस ज्वाइन करने वाला हूँ। चौका ऑफिस ज्वाइन करने के बाद कम से कम 1 डेढ़ साल तक मुझे बिल्कुल वक्त नहीं मिलेगा, क्योंकि नया काम वक्त और तवज्जो का तालिब होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सर झुकाकर अपने मुद्दे की तरफ आ रहा शाम ने लब दांतों तले दबाकर सर उठाया। धड़ल्ले से अपनी शादी की डिमांड करना मुश्किल तो बहुत था। तो आप चाहते हैं कि? दाबू ने अपनी मखसूस रोबदार आवाज़ में लफ्ज़ दोहराए। तो मैं चाहता हूँ कि सबकी नज़रें खुद पर महसूस करके शाम का गला बार बार खुश्क हो रहा था, जबकि उसने नज़र उठाकर किसी को नहीं देखा, लेकिन नज़रें सबकी उसी पर टिकी थीं। इस बात से बखूबी वाकिफ था। मैं चाहता हूँ कि हशाम ने दोबारा हल्क तर किया। जी, आगे भी फरमाए बरखुरदार, हम यहाँ खालिस आपकी चाहत ही सुनने बैठे हैं। सब हमातन गोश हैं, बस आप ही की गाड़ी जाम हो गई है। दाबू ने अपने मखसूस भारी लहजे में उसके अटकने पर चोट की, जिस पर हशाम ने थूक निकलती हुई एक लंबी सांस अंदर खींची। जी, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी शादी कर दें। हशाम ने तेजी से बोलकर आंखें खोलीं, जहाँ सब वर्ता हैरत में उसे ही देख रहे थे, जैसे समझना चाह रहे हो कि आया उन्होंने सही सुना है या उनके कान में अभी से शहनाई बज रही है। और आप अचानक से ऐसा क्यों चाहने लगे हैं? दाबू ने खोजती नजरों से पूछा।
जी वो मैंने बताया ना कि आगे मुझे फुर्सत नहीं मिलेगी। हशाम ने जवाब तराशा। तो अभी कौन सी आपकी उम्र निकली जा रही है साहबजादे? 150-2 साल बाद कर लेंगे। अभी आपकी उम्र ही क्या है? 26 साल। आपके स्पॉट अंदाज में जवाब अंसार साहब की तरफ से आया था, जिस पर हशाम के पेशानी पर बल पड़े। हशाम को आए 1 महीने होने को था, लेकिन दोनों बाप बेटे ने एक दूसरे से सीधे मुंह बात नहीं की थी। हशाम उन्हें अपने भाई की मौत का जिम्मेदार मान रहा था, तो वो अपने दोनों बेटों के सिविल ना ज्वाइन करने का गुस्सा दिल में दबाए बैठे थे। दाबू, मैंने लड़की देख ली है। दीबा के हॉस्पिटल में डॉक्टर है। आप लोग जाकर बात कराएं। मैं जल्द अज जल्द इसी हफ्ते के अंदर निकाह करके अगले हफ्ते ऑफिस ज्वाइन करने का इरादा रखता हूँ। हशाम स्पॉट चेहरे के साथ फैसलेकुन अंदाज में बोला, जिस पर सिवाय दाबू के सबने बेयकीनी से हशाम को देखा, जिसका चेहरा बिल्कुल स्पॉट था। बरखोरदार, जब सब कुछ आप तय कर ही आए हैं तो निकाह करके सीधा दुल्हन रुखसत कराते, फिर हम सुकून से वलीमे की सुन्नत अदा करते और आप इत्मीनान से अपना ऑफिस ज्वाइन कर लेते। मतलब कि सरकशी की हद है। अभी ऑफिस में कदम रखा नहीं है साहबजादे ने, बीवी की डिमांड लेकर हाजिर हो गए हैं, वो भी 1 हफ्ते में। शर्म लिहाज कोई नहीं। अल्लाह जाने मेरी दोनों ही औलादें नाफरमान क्यों निकल आईं। इसके फैसले को अंदाज पर अंसार साहब को तब चढ़ी, तभी भिपर कर अपनी जगह खड़े हुए तंजिया बोले, डैड, आप भाई को बीच में नहीं लाएं। हशाम उठियां भींचता नीचे आवाज में बोला, तुम्हारा भाई मेरा बेटा था, अगर तुम्हें याद हो तो। अंसार साहब उसके मुकाबिल चले आए थे और दोनों बाप बेटे को मुकाबिल देख नजीला बेगम की आंखों में खौफ के साथ पानी उतर आया था। अंसार, दाबू की तंबिया करते लहजे पर वो जबड़े भींचते वापस अपनी जगह बैठे। कब से जानते हैं उस लड़की को? दाबू वापस उसकी तरफ मुतवज्जे हुए। जी, यही कुछ 20-25 दिन से। अब आप लोग कहेंगे कि कितना जानते हैं, तो मैं पहले ही बता दूं, उनके बारे में जानने को ज़्यादा कुछ है नहीं। वो यतीम हैं, यतीम खाने में पली बड़ी हैं। मुझसे 1-1.5 साल बड़ी होंगी। एंड उनका 1 साल का बेटा है। हस्बैंड का शायद इंतकाल हो गया है, तलाकशुदा हैं, आई डोंट नो। हशाम ने बेतासर चेहरे के साथ मुबालगा राय से काम लेते हुए तफसील बताई, जिस पर अब की बार सारे के सारे मुंह खोले अपनी जगह खड़े हशाम को ऐसे देख रहे थे जैसे उसकी दिमागी हालत पर शुबा हो, जबकि वो सब कहकर मुतमिन खड़ा था। हशाम, आप होश में हैं? दाबू ने नागवार लहजे में सवाल किया। जी दाबू, मैं पूरे होशो हवास में हूँ। हशाम ने ठोस लहजे में तस्दीक की। हमें तो नहीं लग रहे। दाबू का लहजा गहरा तंज लिए था। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कोई ऐसी बात की है जिससे मेरे होश में ना होने का खदशा गुजरे। हशाम सादा लहजे में बोला, जब तंजीला बेगम के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ था। वो फौरन दोनों हाथों से चेहरा साफ करती हशाम तक पहुंचकर उसके हाथ पकड़कर घसीटती हुई कमरे की तरफ बढ़ी थी। अल्लाह अल्लाह, बेटा अरसलान, यहाँ सिर्फ अपनी पसंद बताने पर हशाम भाई जैसे गब्बर सिंह की हालत पतली कर दी सबने मिलकर। अगर जो इन्हें तुम्हारे निकाह का पता चल जाए तो। सोच के ही अरसलान ने झुरझुरी ली थी। फिर हशाम का हाथ थामे अपने रूम की तरफ बढ़ रही तंजीला बेगम के पीछे हुआ। मॉम, मॉम हाथ छोड़ें, क्या हो गया है? मैं ऐसी कौन सी गैर मुनासिब बात कर दी जो आप मुझे ऐसे घसीट रही हैं? रूम में पहुंचती ही हशाम ने अपना हाथ आजाद कराया, जिस पर तंजीला बेगम ने तनफ्फुर से उसे देखा, जो बाहर इतना बड़ा हंगामा डालकर पूछ रहा था कि किया क्या है। गैर मुनासिब बात बेटा, तुम्हारे ख्याल में बेशर्मों की तरह धड़ल्ले से बड़ों के सामने शादी की डिमांड करना, बिना माँ से इत्तला मशवरा किए, वो भी अपने से बड़ी लड़की, एक बच्चे की माँ से। तुम्हारे ख्याल में यहाँ सिर्फ गैर मुनासिब लफ्ज़ का इस्तेमाल मुनासिब है? ओह मेरे खुदाया! तंजीला बेगम ने सर हाथों में थामा। तो मॉम, इसमें इतना वियर्ड क्या है? मतलब एक बच्चे की माँ से निकाह गुनाह तो नहीं? हशाम चलकर कहता उनके पास चला आया, जो बेड पर सर हाथों में गिराए बैठी थी, जब वहां तहसीन बेगम शमीम बेगम के साथ अरसलान कमरे में दाखिल हुआ था। वियर्ड? हशाम, 4 साल फ्रांस रहकर तुम्हें मगरिब की हवा लग गई। मतलब तुम बेशर्मों की तरह बाहर भरपूर बेशर्मी का मुजाहरा करने के बाद पूछ रहे हो कि क्या वियर्ड है? नहीं, मुझे तो तुमसे ज़्यादा उस लड़की, सॉरी उस औरत का सोच के हैरानी हो रही है जो एक बच्चे की माँ होकर। तंजीला बेगम तनफ्फुर से बोलते हुए इससे पहले कि हिबा के किरदार पर सवाल उठाती, हशाम ने अपना दायां हाथ खड़ा करके उन्हें कुछ गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करने से बाज रखा। मॉम, आपको बेशरम, बेहया, बेगैरत जो भी कहना है मुझे कहें, उनसे नहीं, क्योंकि यहाँ उनकी कोई गलती नहीं है। आप कहेंगी कि उन्होंने मुझ पर डोरे डाले, तो बता दूं, आपका बेटा कोई कमज़ोर मर्द नहीं है।
जो कोई उसे अपनी अदाओं में फांस ले। जो कुछ भी है सब मेरी तरफ से है। मैं ही निकाह करना चाहता हूँ इनसे। हशाम मजबूत लहजे में बोला। तुम चाहते हो और वो औरत मान गई? तंजीला बेगम तंजिया बोली, जिस पर हशाम ने जबड़े भींचे। मुझे आज समझ आया मॉम कि क्यों भाई ने मुझे अपनी कसम देकर बहुत सी बातें अली विला से छुपाने की हिदायत की थी, जो मैं अब अपनी आखिरी सांसों में भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगा। हशाम तासुब से बोला। उसका इरादा सुबान के सबसे घुलते मिलते ही हकीकत बताने का था, जो तंजीला बेगम के शदीद रद्द-ए-अमल ने पल में तब्दील कर दिया था। बस इतना समझ लें मॉम, एक हफ्ते के अंदर या तो डॉक्टर हिबा यहाँ मिसेस हिबा हशाम अली की हैसियत से मौजूद होंगी, या हशाम यहाँ मौजूद नहीं होगा। हशाम खुले लफ्जों में अपना फैसला सुनाकर लंबे लंबे डग भरता वहां से निकल गया था। पीछे सब हक्का बक्का से रह गए थे। ये धमकी आज से तकरीबन 3 साल पहले एहतशाम ने दी थी, और फिर वो जनाजे में ही वापस आया था। भाभी, ये क्या कह गया? तंजीला बेगम ने लड़खड़ाती आवाज में खाली खाली नजरों से शमीम बेगम को देखा। कुछ ऐसा ही हाल बाहर खड़े दाबू का था, जो हशाम से बात करने आए थे। कुछ नहीं, बस गुस्सा है जो जवान खून है, जोश में कह गया। तुम फिक्र नहीं करो, सब ठीक होगा, मैं बात करूंगी। तहसीन बेगम ने नरमी से समझाते हुए पानी का गिलास मुंह से लगाया, और पास खड़ा अरसलान पहली बार सही मानों में परेशान हुआ था। वो तो मुंतहा को जल्द अज जल्द घर ढूंढ कर लाने का सोच रहा था, लेकिन अब इसका इरादा वापस डगमगा गया था। अब अगला सीन। हान, जानते हैं आज अस्पताल में बहुत मजा आया। मेरी ड्यूटी चिल्ड्रन वार्ड में थी। वहाँ एक बच्चे को बिल्कुल हशाम भाई की तरह इंजेक्शन के नाम से खौफ आता था। उसने मुझे और मेरी कुलीग डॉक्टर को पूरे वार्ड में दौड़ने लगवाई, लेकिन आखिरकार हमने उसे दबोच लिया। लेकिन अल्लाह, उसकी चीख मेरी कुलीग ने तो डर के बच्चे को ही छोड़ दिया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। जानते हैं फिर मैंने क्या किया? दीबा ने अपने मखसूस अंदाज में झूले पर बैठकर पैर हिलाते हुए पूरे दिन की रुदात सुनाती तजस्सुस उसकी तरफ मुड़ी, तो उसे गहरी नजरों से खुद को तकता पाकर एक पल को धड़कन थमी। हान, मैं कुछ बोल रही हूँ, कहाँ ध्यान है आपका? दीबा उसे उसी तरह खुद को निहारता देख हाथ हिला गई, जिस पर अहान फौरन होश में आया था। कहीं नहीं। आप बताएं, क्या बता रही थी? अहान अपनी महवियत पर खज्जल होता बालों में हाथ फेर गया। क्या बताऊं? दीबा मुकम्मल उसकी तरफ घूमी। जो आप बता रही थी। हाँ ने उसकी नजरें खुद पर टिकी देख नर्वस हुआ। और मैं क्या बता रही थी? दीबा ने आबरू चढ़ाए। वो वो तो आपको मालूम होगा ना। अहान ने पेशानी मसली। अहान, आपको पता है आजकल आप बहुत खोए खोए से रहने लगे हैं। मेरी किसी भी बात पर रिस्पॉन्स ही नहीं करते हैं। मुझे तो लग रहा है अब आप मुझसे बेजार हो गए हैं। दीबा वापस आगे देखती न रूठेपन से बोली, जिस पर अहान ने तड़प कर फौरन उसे कंधों से थामकर अपनी तरफ घुमाया था। दीबा, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? अहान ने नाराजगी से इस्तफसार किया। ओके, नहीं करती। फिर आपको मेरे साथ एक गेम खेलना होगा। दीबा वापस दोनों पैर ऊपर को करके उसकी तरफ मुतवज्जा हुई, जिस पर अहान ने उसके कंधों से हाथ उठाते हुए इस बात में सर हिलाया। तो एसपी साहब, फर्ज करें मैं हूँ एक खतरनाक एंकर और आप हैं एक ईमानदार ऑफिसर, और मैं जो पूछूंगी आपसे कुछ अहम सवालात, जिसका आप देंगे सच सच जवाब। तालियां। दीबा ने खुद ही हाथ खड़े करके ताली पीटी, जबकि अहान सुकेलकर उसे घूर रहा था। डॉक्टर दीबा, आपके बेस्ट फ्रेंड ने कितनी रिश्वतखोरी की है, जो वो फर्ज करे कि वो ईमानदार ऑफिसर है? अहान तीखे अंदाज में आंखें छोटी करके इस्तफसार कर गया, जिस पर दीबा ने जुबान दांतों तले दबाई, और अहान ने फौरन से पहले नजरों का जाविया तब्दील किया। अच्छा सॉरी, लेकिन अब सीरियसली गेम स्टार्ट करते हैं। दीबा ने कान पकड़े, जिस पर अहान हौले से मुस्कुराया। सो मिस्टर एसबी अहान अतहर अली, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि उस दिन आप वहाँ हयात अस्पताल में किस सिलसिले में तशरीफ लाए थे, क्योंकि जो आपने डिप्लोमेटिक आंसर दिया था इस पर आपके खुद की बेस्ट फ्रेंड को शक है। दीबा ने हाथ का माइक बनाकर अहान के आगे करते हुए शरारती अंदाज में पूछा। दीबा यार, ये एक सवाल आप एक हफ्ते में 100 से ज्यादा मर्तबा कर चुकी हैं, और जवाब भी मैं दे चुका हूँ कि मैं किसी की इयादत के लिए गया था। अहान पहले सवाल पर जज्बस हुआ। हाँ दिया होगा, लेकिन अगर हम आपके जवाब से मुतमिन नहीं हुए तो इसमें हमारी तो गलती नहीं है। दीबा हनूस हाथ आगे किए ही बोली। तो फिर गलती किसकी है? अहान ने अब्रू उठाए। जवाब देने वाले की।
जवाब झट कमाल बेनियाजी के साथ मौसूल हुआ, जिस पर अहान ने नफी में सर हिलाया। बताने का बहुत शुक्रिया ताज़ा तरीन एंकर साहिबा। अगला सवाल प्लीज, अहान टालने के अंदाज में बोला। ठीक, जिस वक्त ईमानदार ऑफिसर साहब, लेकिन अगले सवाल का जवाब तशफी बख्श होना चाहिए। दीबा ने जैसे एहसान किया, जिस पर अहान ने हल्के से सर को खम दिया। तो अब बताएं एसबी साहब कि कुछ दिनों से आप इतने खोए खोए उलझे उलझे से क्यों रहने लगे हैं? बैठे बैठे कहीं गुम हो जाते हैं, कहते कहते खामोश हो जाते हैं, सुनते सुनते ख्वाबों में खो जाते हैं। आखिर वजह क्या है इस बॉडी प्रेजेंट माइंड एब्सेंट की? मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी खतरनाक बात है वैसे। अब सवाल टालने की कोशिश बिल्कुल नहीं कीजिएगा, क्योंकि दुनिया में माँ और बेस्ट बडी दो ऐसी मखलूक हैं जिनकी नजरें कभी धोखा नहीं खाती। अहान के मुंह खोलने से पहले ही दीबा ने खबरदार किया, जिस पर अहान ने पेशानी मसली थी। अगर दीबा ने ये सब नोट किया था और सवाल किया था तो बिना जवाब दिए खामोश नहीं होने वाली थी। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से खतरनाक तो है ही, लेकिन यूं भी अच्छा साइन नहीं है, मैं बता रही हूँ। इसलिए यारों से शेयर करने में झिझक और देर बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि ऐसे बेनाम मर्ज का इलाज खाली इस यारों के पास ही होता है। दीबा अहान की तरफ झुककर राजदारी से बोली, और इसके करीब आने पर अहान झिझक कर झूले के दूसरे सिरे से लगा था। बताएं भाई, मसला क्या है? वैसे तो कुछ कुछ मुझे क्लिक हो रहा है, लेकिन मरीज अपना मर्ज खुद बयान करे, इलाज का यही असूल है। दीबा उसके मुसलसल खामोशी से जिच हुई थी। कोई मर्ज नहीं है यार मुझे, आप फजूल में मशकूक हो रही हैं। बस कुछ दिनों से अजीब सी कैफियत हो रही है जो समझने से कासिर हूं। अहान उलझन सदा से कैफियत में कहता झूले से उतर के साइड गमलों की तरफ बढ़ गया। मसलन कैसी कैफियत है? दीबा उसके बराबर आकर आदराना अंदाज में सवाल करती सर्द हवाओं के झोलों से अटखेलियां कर रहे बड़े बड़े गमलों में लगे रंग बिरंगे फूलों के पौधों की तरफ मुतवज्जा हुई। यही तो समझ नहीं आ रही कि असल कैफियत क्या है। उसके पास होता हूँ तो चैन नहीं, मुझे दूर जाता हूँ तो सुकून नहीं, दिल को अजीब सी कश्मकश का शिकार हूँ। वो नजरों से ओझल होती है तो जी चाहता है उसके पास जाकर उसे निहारता रहूं, उसे बहुत सारी बातें करूं, ज्यादा उसकी सुनूं, बस कुछ अपनी सुनाओ। लेकिन जब उसके पास होता हूं तो दिल खौफजदा बच्चे की तरह बार बार सरजनिश करता है कि अगर वो तुम्हारी नजरों का इर्तिकाज भांप गई, तुमसे खफा हो गई तो क्या करोगे? नजरों से हटने से इनकारी होती हैं, लेकिन ख्वाहिश भी करती हैं कि उन पर उसकी नजर नहीं पड़े। उलझ सा गया हूं इस जो दिलो दिमाग की कश्मकश में फंस कर, कुछ समझ नहीं आ रहा। अहान उसकी गुलाबी उंगलियों की गिरफ्त में नरमी से मुकीद अधखुली कली पर नजर टिकाए उलझे अंदाज में अपनी कैफियत बयान कर रहा था, और वो गहरी मुस्कुराहट के साथ सब सुन रही थी। दीबा, दांत अंदर करे, मैंने कोई जोक नहीं सुनाया है। अहान उसकी मुस्कुराहट देख खपा खपा सा बोला, जिस पर दीबा का कहका उबल पड़ा था। हाँ 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 हान, कितने क्यूट लग रहे हैं आप उलझे हुए। दीबा ने उसकी उलझन से हजन उठाया, जिस पर अहान का मुंह कुछ और गुब्बारे की तरह फूला था। डॉक्टर दीबा, ये निहायत ही गलत बात है, पहले किसी को फोर्स करना बताने के लिए, फिर उसका मजाक उड़ाना। अहान ने रुख मोड़कर बुरा मुंह बनाया, जिस पर दीबा हंस कर सुर्ख चेहरे पर हाथ फेरती उसके सामने आ खड़ी हुई थी। खफा नहीं हूँ हान, मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रही थी। बस मुझे इस बात पर हंसी आ गई कि द एसपी अहान अली, जो बंदे की शक्ल देखकर मुजरिम और मुलजिम का फैसला कर लेता है, उसे इतनी छोटी सी बात समझ नहीं आ रही। दीबा ने मुस्कुराहट दबाते हुए सफाई पेश की। छोटी सी बात? अहान ने आंखें छोटी करके उसे देखा। जी एसपी साहब, छोटी सी बात लेकिन बहुत अहम। दीबा एड़ियों के बल ऊंचा होकर उसके कान में सरगोशी कर गई, जिस पर वो मजीद उलझा। दीबा, साफ साफ बताएं क्या बात? अहान से चुआ। बात यह है एसपी साहब कि अब आप मर्ज लाइलाज में मुब्तला हो गए हैं, जिसे लोग मोहब्बत के नाम से जानते हैं। तो इसी बात पर बताएं खुशनसीब मोहतरमा का इसमें मुबारक। दीबा ने रवानगी से कहते हुए अहान के सर पर बम फोड़ा। उसने झट पलटकर बेयकीनी से दीदे फाड़कर उसे देखा। बताएं भाई, ताकि सच्चे यार का फर्ज अदा कर सकूं। दीबा उसकी बेयकीनी पर खुलकर मुस्कुराई थी, जिस पर अहान ने सर झटका। मतलब? अहान ने इतने वाज़ेह लफ्जों के बाद भी तस्दीक चाही। मतलब ये नीचे का जबरदस्त सीन आप दोनों तोता मैना की जोड़ी से मिस हो गया। दीबा की खुलासा तस्दीक से पहले निशवा की हाँफती कांपती आवाज पर दोनों उसकी तरफ मुतवज्जा हुए। मतलब? दोनों यकजुबान हुए। मतलब ये कि निशवा ने पूरी सांसों के दरमियान ही पूरी कहानी सुनाई थी, जिस पर दोनों सरपट नीचे की तरफ भागे थे। जहां का माहौल गर्म था, वहीं तंजीला बेगम के कमरे का माहौल बूंदाबांदी वाला था। अब अगला सीन।
पिछले 3 दिन की तरह आज भी अलीविला की फिजा गर्म ही थी। हशाम को समझाने की सबने एक एक नाकाम कोशिश करके देख ली थी। चंद दिन की जान पहचान से अब ऐसे एबनॉर्मल रिश्ते नहीं जुड़ते, लेकिन हशाम अपने मौक़िफ़ पर डटा था। दूसरी तरफ इंसार साहब का गुस्सा भी सवा नेज़े पर था। वो पहले उसके सिविल लॉ ज्वाइन करने पर उससे नाराज़ थे कि वो फिर से हठधर्मी पर उतर आया था। राफे के समझाने और गुस्सा ठंडा होने पर उसने उसी रात आकर तंजीला बेगम से अपने रूड रवैये की माफ़ी मांग ली थी, लेकिन साथ ये भी बावर करवा दिया था कि वो अपने फैसले में कोई तरमीम नहीं लाएगा। अभी हशाम अपने कमरे में यूं ही बैठा सुबान से बात करने के बारे में सोच रहा था, जब तंजीला बेगम ने कमरे में वापस आकर वही मुद्दा छेड़ दिया। आई डोंट डैम केयर मॉम कि वो एक बच्चे की माँ है या 4। मुझसे 1 साल बड़ी है, 4 साल। आई जस्ट वॉन्ट टू मैरी हर। मैं बस इतना जानता हूँ, मुझे उससे निकाह करना है, मतलब करना है। फ़र्क नहीं पड़ता मुझे किसी और बात से, और आप लोगों को भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मैं अपने मौक़िफ़ से 1 इंच पीछे नहीं हटने वाला हूँ। मेरा फ़ैसला अटल है। हशाम ब्लेज़र खोलकर बेड पर उछाड़ता झिल्लाकर बोला, सबकी यही रटती कि लड़की एक बच्चे की माँ है। अब वो इन्हें क्या बताता कि वही बच्चा तो वजह है इस सब की। हशाम, पागल मत बनो, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता। आज नहीं तो कल तुम्हें इस बात से फ़र्क पड़ेगा। ममता से गुंदी औरत तक किसी और के बच्चे को बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो तुम कैसे कर लोगे? फिर भी एक औरत किसी सूरत में मजबूर होकर किसी और का बच्चा कबूल कर भी लेती है, लेकिन मर्द इस मामले में इतना बड़ा ज़र्फ नहीं कर सकता, इसलिए फजूल जिद मत करो। तंजीला बेगम ने रसान से समझाया, जिस पर हशाम का मन किया अपना सर सामने दीवार पर दे मारे। वो कैसे समझाता उन्हें कि वो बच्चा उसके अजीज़ और जान भाई की आखिरी निशानी है, कोई गैर नहीं। वो हशाम अली के लिए उस बच्चे से उसे अपने भाई की खुशबू आती है। मॉम, आपका बेटा कमज़र्फ नहीं है। हशाम साइड टेबल से पानी का गिलास उठाता अपने अंदर के उबाल को कम करते हुए बोला, हाँ, लेकिन इतना आला ज़र्फ बन किस लिए रहे हो, ये बता दो अपनी मॉम को। तो नहीं, तुम्हें आया भी मुश्किल से 1 महीना नहीं हुआ और तुम पर शादी का भूत चढ़ गया, वो भी एक बच्चे की माँ से। कैसे? तंजीला बेगम ने खोजती नज़रों से हशाम का झुंझुलाया चेहरा देखा। मॉम, ये एक बच्चे की माँ क्या लगा रखा है यार? हशाम ने बेचैनी से पेशानी मसलता अपनी जगह पर खड़ा हुआ था। मैंने खुद नहीं लगा रखा है, वो एक बच्चे की माँ है मेरे बच्चे, और जो रिश्ता तुम उसे जोड़ने की जिद लगाए बैठे हो, उसके बाद हर कोई यही बात कहेगा। तंजीला बेगम अपनी बात पर जोर डालते हुए उसे बहुत कुछ बावर कराते लहजे में बोली, यू नो व्हाट मॉम, मुझे हमारी सोसाइटी की एक बात समझ नहीं आती। अगर एक औरत का कोई बच्चा ना हो तब भी लोग बातें बनाते हैं, हो तब भी बातें बनाते हैं। वाई? एंड बाय द वे मॉम, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इट्स ऑनर फॉर मी। ये मेरे लिए एजाज़ की बात है। हशाम पहले अफसोस से कहता आखिर में गर्दन में बल डाले बोला, जबकि तंजीला बेगम की कुछ खोजती नजरें हशाम के संजीदा चेहरे से एक पल के लिए नहीं हटी थीं। हशाम, सही सही बताओ, इस 1 हफ्ते में तुम्हें उस डॉक्टर में ऐसे कौन से सुर्खाब के पड़ नजर आए हैं कि तुम जिद पकड़ के बैठ गए हो? अगर तुम्हें सिर्फ शादी करनी है तो हमें कोई एतराज़ नहीं, एक से बढ़कर एक खानदान और खानदान से बाहर की लड़कियों की हम लाइन लगा दें। तंजीला बेगम की खुद पर गड़ी कुछ खोजती नजरों से नजरें चुराता वो रुख मोड़ गया। मॉम, मुझे सिर्फ शादी नहीं बल्कि सिर्फ डॉक्टर हिबा से शादी करनी है। वो रुख मोड़े बोला। हशाम, क्यों जिद कर रहे हो? समझ क्यों नहीं जाते? इस तरह के रिश्ते नहीं टिकते। आसान नहीं होता किसी और के खून को अपनी तपिश देना। तंजीला बेगम थके अंदाज में बोली, मॉम, अगर वो बच्चा मेरे सगे भाई का होता तब भी आपके यही अल्फाज होते? हशाम ने गहरी नजरों से माँ के बदलते तासुरात देखे। आज कह दिया, दोबारा नहीं कहना। मेरा शामी जिद्दी उखड़ था, नाफरमान सरकश नहीं। वो अपनी आखिरी सांसों में भी ऐसा कुछ करने का सोच नहीं सकता। तंजीला बेगम स्पाट चेहरे के साथ नागवारी से बोली, लहजे में लफ्ज़ों से ज़्यादा एहतशाम पर उनका एतबार बोल रहा था, जिस पर हशाम ने लब भींचे। एहतशाम ने भले ही उनका मान नहीं तोड़ा था, लेकिन इससे आगे हशाम सोचना नहीं चाहता था। मॉम, आपको बुरा लगा उसके लिए सॉरी, मैं बस आपको एक मिसाल देना चाह रहा था। एंड मॉम, आपको इस बात पर एतराज़ है ना कि मुझसे उम्र में बड़ी और एक बच्चे की माँ है, और अपने एतराज़ के बिना पर आपने ये कह दिया कि मैं एक एबनॉर्मल रिश्ता जोड़ने की ज़िद कर रहा हूँ। मॉम, फिर आप उस रिश्ते को क्या नाम देंगी जहाँ एक गैर शादीशुदा लड़की को 10-15 साल बड़े 4 बच्चों के बाप से ब्याह दिया जाता है? हशाम के सवाल पर तंजीला बेगम पहलू बदल कर रह गई थी। आप उस लड़की के घर इतला कर दें कि असर तक हम उनके घर आ रहे हैं। अकब शाही दाबू की संजीदा आवाज़ पर हैरत के समंदर में गोते खाते हुए पीछे को मुड़ा था, जहाँ डोर फ्रेम में दाबू दोनों हाथ पीछे बांधे उसे ही खड़े देख रहे थे।
अब्बू। तंजीला बेगम ने शिकायती नजरों से उन्हें देखा। हाँ शाम, अभी 2 बज रहे हैं। जाएं अपनी दोनों ताई को इत्तला कराएं कि वो 5 बजे तक तैयार हो जाएं लड़की के घर जाने के लिए। दाबू ने इग्नोर करते हुए शाम से मुखातिब हुए, जो जोश से तमतमाते चेहरे के साथ इस बात में सिर हिलाता वहां से निकल आया था। अब्बू, ये आपने क्या किया? वो तो बच्चा है, अंसार की जिद में ऐसा कर रहा है, लेकिन आप तो समझदार हैं। तंजीला बेगम परेशान से उनके पास चली आई थी। यही तो मेरा सवाल है बेटा, वो तो बच्चा है, समझदारी उसमें नहीं, लेकिन आप तो समझदार सुलझी हुई खातून हैं। आप क्यों कम फहम लोगों की तरह इस बात पर एतराज बुलंद कर रही हैं कि वो लड़की हशाम से उम्र में बड़ी है, एक बच्चे की माँ है? बेटा, अगर हम पढ़े लिखे लोग इन उसी बातों को अहमियत देने लगे तो हम लोगों से क्या तवक्का रखेंगे? देखो बेटा, आप एक माँ हैं, मैं आपकी परेशानी समझ रहा हूँ, लेकिन छोटा बच्चा हशाम भी नहीं है। अगर उसने इतना बड़ा फैसला लिया है तो लाजमी सोच समझ कर लिया होगा। और फिर अली बिला के बच्चों की तरबियत ऐसी नहीं कि वो भटक जाए। आप तसल्ली रखें और तैयारी पकड़ें। दाबू रसान से समझा गए। अब्बू, मेरा दिल नहीं मान रहा। कौन है, कैसी है? हशाम खुद उसे ठीक से नहीं जानता। वो तो इतना भी नहीं जानता कि आया वो तलाकशुदा है या बेवा। तंजीला बेगम की परेशानी बरकरार थी। जो भी है वो तो चलकर मालूम होगा। अभी मैं बस इतना जानता हूँ कि एक बूढ़ा बागवान अपने चहचहाते बागीचे से किसी भी चिड़िया का रुखसती का मंजर नहीं देख सकता। आप तैयार हो जाएं, चलते हैं। दाबू उनके सर पर हाथ रखते वापस उसी के लिए मुड़ गए। अब अगला सीन। मैं नहीं जानती कि मिस्टर हशाम ने आपको मेरा तारुफ क्या कहकर कराया है, लेकिन मैं अपना तारुफ खुद कराना पसंद करूंगी। मैंने जब आंखें खोली तो खुद को यतीम खाने में ही पाया था। किसी फरिश्ते सिफ्त की मेहरबानी की ने मुझे एक मामूली हिबा से डॉक्टर हिबा बनाया। उसके बाद मेरी ज़िंदगी में ये तोहफा आया जो मेरी ज़िंदगी है। सुबान दरअसल मेरी बहुत अजीज़ मरहुमा दोस्त की आखिरी निशानी है, जो मुझे बहुत अजीज़ है। सुबान के कुछ रिश्तेदारों से सुबान की जान को खतरा है, जिनसे एक बार मिस्टर हशाम ने हमारी जान बचाई थी। इसलिए मिस्टर हशाम निकाह करके मुझे और सुबान को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं। इससे ज़्यादा हमारे दरमियान कुछ नहीं। हिबा ने नज़र झुकाए सुबान को उंगलियों से खेलते हुए सादा लफ्ज़ों में कुछ और मुबालगा राय के साथ अपना तारुफ दिया था, और उसके इंकशाफ पर सबने हैरानी से हशाम को देखा, जो खूनख्वार नज़रों से उसे घूर रहा था, जिसने उसके लाख समझाने पर भी वही कहा था जो उसे कहना था, बस थोड़ी सी मेहरबानी करके तरमीम किया था। मतलब ये बच्चा आपका नहीं है? तहसीन बेगम ने वर्ता हैरत से पूछा। वो दाबू और शमीम बेगम के साथ अभी आधा घंटा पहले ही हिबा के फ्लैट पर पहुंचे थे, जबकि तंजीला बेगम ने तबीयत की नासाजी का बहाना बनाकर दाबू से माजरत कर ली थी। जी, सिर्फ मैंने इसे जन्म नहीं दिया, वरना ये मेरे वजूद से जुदा नहीं। हिबा झुककर सबको टुकर टुकर देख रहे सुबान की पेशानी चूम कर बोली, जिस पर हशाम के लब बेसाख्ता मुस्कुराए थे। मतलब आप शादीशुदा नहीं है? पूछते अजीब तो लगा, लेकिन शमीम बेगम ने उलझन को जुबान लाजमी दी। जी नहीं। हिबा ने मुस्कुराते हुए नफी में सर हिलाया, जिस पर सबने वापस पलटकर हशाम की तरफ देखा, जो दांतों में लब दबाए मासूम शक्ल बनाए बैठा था। आप लोग बैठे, मैं अभी आती हूँ। हिबा किचन पर एक नजर डालकर बोली। मैं इसे ले लूं? तहसीन बेगम ने इजाजत चाही। मैं इन्हें उठा लूं? तहसीन बेगम ने हिबा को सुबान को लेकर पलटता देख इजाजत चाही। उन्हें तो वैसे ही बच्चे बहुत पसंद थे, और एक गोल मटोल सी बड़ी बड़ी आंखों से सबको टुकर टुकर देख रहे शहजादे की तो बात ही अलग है। मजाल है जो जरा शहजादे ने अपनी मम्मा की गोद से निकलने की कोशिश की हो। जी, ये थोड़े शरारती हैं तो आपको परेशानी होगी। हिबा ने सहूलियत से इनकार किया। वो जानती थी कि सुबान पर उन सबका हक है, लेकिन अपने अंदर के डर का क्या करती, जो सुबान को लेकर उसे दिन ब दिन पॉजेसिव बना रहा था। अरे परेशानी कैसी बेटा? वैसे आपके इत्तला के लिए बता दूं, मुझे शरारती, शरीफ और जिद्दी सभी किस्म के बच्चों को हैंडल करने का तजर्बा है। तहसीन बेगम ने मुस्कुराते हुए लफ्ज जिद्दी जिसे देखकर अदा किया था। उसने मसनूई खफगी से उन्हें देखा था। नहीं आंटी जी, होगा आपको तजर्बा, लेकिन सोबी बाबा तजर्बे से बाहर के बच्चे हैं। आप नहीं जानते आंटी जी, ये आंखों में धूल झोंकर ऐसी शरारत कर जाते हैं कि इनकी मासूम शक्ल देख आप आंखों देखा जुटला दें। नूरू ने दोनों हाथों से ट्रे थामकर अपने दुश्मन की बुराई करती ही एंट्री मारी थी, जिस पर हिबा ने तासुब से सर हिलाया था। मतलब? सब बैकवक्त हैरानी से उसे देख गए, जिसकी नज़र दुश्मन अव्वल पर थी। दुश्मन साहबी मुंह बसूरते हुए नूरी की भरी महफिल में इज्जत का फलूदा बनाने पर खफा मालूम हो रहे थे। कुछ नहीं आंटी, इन दोनों का चलता रहता है। हिबा नूरी को आंखें दिखाते हुए बोली, जैसे नूरी मैडम ने असर ले ही लेना था।
अच्छा आप लोग कुछ लें, मैं अभी आई। हिबा ने मुंह बसूर ही नूरी को साथ आने का इशारा करते हुए सुबान को तहसीन बेगम के हवाले करके किचन की तरफ बढ़ी थी। अब बताएं बरखोरदार, इतनी मुबालगा राय से काम आपने जान कर लिया या आपकी नाकिस मालूमात की मरहूने मिन्नत है? हिबा के वहां से निकलते ही दाबू ने हशाम की क्लास लगाई, जिस पर वो सिवाय उस डॉक्टर को कोसने के कुछ नहीं कर सका। बिल्कुल, हशाम इतनी प्यारी है बच्ची, कहाँ से तुमसे बड़ी लगती है? बोलो भला, मैं तो घर से निकलने से पहले पता नहीं क्या क्या सोच कर आई थी, लेकिन यहाँ आने के बाद तो सब उलट ही हो गया। अल्लाह का करम है कि हमने कुछ कहने में पहल नहीं की, वरना कितना बुरा लगता। शमीम बेगम ने पहले से दाबू की कड़ी नज़रों के जद में मौजूद हशाम को झाड़ पिलाई। बिल्कुल भाभी, हिबा के हमारे सामने आकर बैठने तक तो मुझे यकीन नहीं था कि ये वो लड़की हो सकती है। मैंने तो सोचा था नए मेहमान का सुनकर किसी को बुलाया होगा हेल्प करवाने के लिए, लेकिन यहाँ तो। तहसीन बेगम सुबान के हाथ में कटे हुए एप्पल के पीस पकड़ाते हुए से घूर गईं। और नहीं तो क्या, बिल्कुल दीबा जैसी तो लग रही है, बस दीबा के मिजाज में भी ठहराव नहीं आया, जबकि डॉक्टर हिबा के मिजाज में ठहराव है। बात करने और अपनी बात रखने की समझदार है। आपके शमीम बेगम के लहजे में पसंदीदगी बोल रही थी। हाँ, सो तो है, और अफसोस के साथ इन बरकोरदार में उसी समझदारी और ठहराव की भी सख्त कमी है। दाबू तासुर से बोले। अब के हशाम की बस हुई थी। क्या यार, यहाँ कोई मुकालमा चल रहा है, सब एक एक जुमला बोल रहे हैं फिर उसकी तशरीह कर रहे हैं। मुझे जितना मालूम था उस वक्त मैंने आप लोगों को बता दिया, और आपके इतला के लिए अर्ज़ा है, उन मोहतरमा ने मुझे खुद बताया कि वो मुझसे बड़ी हैं। मैं उनसे बड़ा इसलिए लग रहा हूँ क्योंकि मैं खाते पीते घराने का सेहतमंद लड़का हूँ। हशाम ने वो बसूरते हुए हवाले के साथ दलील भी दी। ये दुरुस्त है अंकल, वाकई मैं इनसे उम्र में बड़ी हूँ। सब हशाम को घूरने में मसरूफ़ थे जब हिबा हाथ में ट्रे उठाए हशाम की बात की तस्दीक करती वहाँ चली आए, जिस पर हशाम ने तीनों को आंखों से इशारा किया कि देखो वो खुद एतराफ़ कर रही है। मैंने फैमिली और रिश्ते नहीं देखे, लेकिन सोसाइटी और उनकी सोच से वाकिफ़ हूँ। इसलिए मैं जानती हूँ कि इस तरह एक बच्चे की माँ और उम्र में बड़ी लड़की का रिश्ता जोड़ना आप सबके लिए कितना मुश्किल है। ये बात मैंने मिस्टर हशाम को भी समझाई थी, बट ये नहीं माने और आप लोगों को परेशान कर दिया। अभी भी मुझे कोई इशू नहीं है। मैंने हमेशा से अपनी राह में आए हर हर्डल को अकेले अपने बलबूते पर पार किया है, ये भी कर लूँगी। सो आप लोग परेशान नहीं हो। एंड थैंक्स मिस्टर हशाम, आपने मेरे और मेरे बच्चे के लिए इतना सोचा, और आप लोग मेरे घर आए, मुझे बहुत खुशी हुई। हिबा ने बड़े शाइस्ता अंदाज में रिश्ते से इनकार किया था, जिस पर हशाम की भवें तनी थीं। ये डॉक्टर उसकी सोच से ज़्यादा स्मार्ट थी। कितनी आसानी से वो निकाह से इनकार करके खुद तो महान बन रही थी, साथ हशाम का पत्ता हमेशा के लिए काट रही थी। लेकिन हशाम भी कम नहीं था, फौरन अपनी जगह खड़ा हुआ। ना मैं सोसाइटी की परवाह करता हूँ और ना ही मेरी फैमिली को इससे कोई फ़र्क पड़ता है। अगर मैंने कहा है कि मैं आपको और सुबान को अपना नाम और तहफ़्फ़ुज़ सौंपूँगा, तो इसका मतलब हुआ कि इसी वक्त आप और सुबान मेरी जिम्मेदारी बन गए। हमारी तरबियत जिस माहौल में हुई है वहाँ बहुत सख्ती है, और उसी सख्ती के मरहून मुन्नत है कि हमारी ज़ुबान और फैसले सब अटल होते हैं, जिसमें ज़रा सी भी तरमीम की कतई गुंजाइश नहीं होती। हशाम का लहजा बड़ा संजीदा और रोब लिए था, लेकिन खूंखार नज़रें कोई और ही ज़ुबान बोल रही थी, जिसे समझकर हिबा ने दांत पीसे थे। अच्छा खासा इसी बहाने उसने हशाम से जान छुड़वानी चाहिए थी, लेकिन यह जनाब बहुत ही कोई मंजे हुए खिलाड़ी थे। बट हशाम बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटा, हमारे तंग नज़र लोग और उनकी छोटी सोच से फ़र्क नहीं पड़ता हमें। और अगर आप हशाम की बजाय मुझे भी मिलती और ये नालायक शादी के लिए तैयार ना भी होता, तब भी मैंने आप दोनों का निकाह करा देना था। इसलिए आप किसी बात की फ़िक्र नहीं करें। एक बार आप अली विला आ जाएं, फिर हम आपके केस पर भी ध्यान देते हैं, लेकिन अभी के लिए आपकी और सुबान की हिफाजत अहम है। हिबा के कुछ कहने से पहले ही दाबू ने अपनी भारी आवाज़ में नरमी पैदा करते हुए समझाया था, जिस पर हशाम ने फातिहाना नज़रों से उसे देखा था। हाँ बेटा, और वैसे भी आप हाजी से बड़ी लगती कहाँ हैं, जहाँ तक 2-3 साल छोटी ही लगती हैं। तहसीन बेगम ने हल्का कहका लगाया, जिस पर हिबा सर झुकाकर इस बात में सर हिलाती सब को चाय की केतली से चाय सर्व करने लगी। नहीं बेटा, मुझे शुगर है। दाबू से अपनी तरफ चाय का कप बढ़ाता देखते हुए बोले। जी, इसीलिए मैंने इसमें शुगर फ्री डाले हैं। हिबा ने कप उनके हाथ में रखा। आपको कैसे मालूम हुआ मैं शुगर पेशेंट हूँ? दाबू हैरान हुए। हैरत तो खैर हशाम तहसीन बेगम को भी लोगों को भी हुई थी। जी, डॉक्टर हूँ, छोटी छोटी चीज़ें खुद ब खुद नोटिस हो जाती हैं। हिबा ने गुलाब जामुन की कटोरी की तरफ इशारा किया, जिस पर दाबू ने जिंदगी से भरपूर कहका लगाया। हा, बेटा, आप मेडिकल के बजाय किसी और भी फील्ड में होती तो बहुत तरक्की करती।
दाबू ने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ रखा जो वह शाम की तरफ चाय बढ़ा रही थी। उप्स! हशाम ने जानकर या अनजाने में प्याली को हाथ लगाया और अपने ही पैरों की सेवा कर ली। सॉरी सॉरी। हिबा जल्दी में अपनी जगह खड़ी हुई। बाकी सभी मुतवज्जा हुए थे। इट्स ओके, बस चंद छींटे गिरे हैं, आप मुझे वॉशरूम दिखा दें, मैं इन्हें साफ कर लूंगा। हशाम ड्राइंग रूम से निकलते हुए बोला, जिस पर नाचार हिबा भी उसके पीछे हुई थी। वो उसे लेकर दूसरे बेडरूम में आई थी। वहां है वॉशरूम। हिबा ने बिना कमरे में दाखिल हुए दाएं जाने इशारा किया, जिस पर हशाम बजाय उधर जाने के दूसरी जानिब से घूमकर हिबा की राह में हाइल हो गया। ऐसे कि अब हिबा अंदर और हशाम बाहर था। ये सब हशाम ने इतनी तेजी से किया कि हिबा के कुछ समझ ही नहीं आया। वो मुझे भी नजर आ रहा है, लेकिन अभी आप मुझे ये बताएं कि आपने ताज़ा ताज़ा मेरी क्लास किस खुशी में लगवाई, जबकि मैंने आपसे कहा था कि आपने मेरे लफ्जों को अपनी जुबान देनी है। हशाम ने आंखें सुकेड़ कर पूछा। लहजे में सख्ती थी, लेकिन हिबा को खाक फर्क नहीं पड़ता था। मैंने सच्चाई से काम लिया है। अब अगर मेरे सच से आपकी क्लास लग गई तो मेरी क्या खता। एंड मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि मैं झूठ नहीं बोलती। हिबा दोनों हाथ सीने पर फोल्ड करते इत्मीनान से बोली। अच्छा, अगर आप सच्चाई की चलती फिरती किताब हैं तो क्या आपके ख्याल में मैंने झूठ बोलने में डिप्लोमा किया हुआ है? हशाम ने तीखे चतुनों से उसे घूरा, मतलब बेनियाजी की इंतहा थी। मुझे क्या मालूम, मैंने कौन सा आप पर पर्सनली रिसर्च की हुई है। वैसे भी बड़े लोग कहते हैं डिग्री से ज़्यादा तजर्बा अहम होता है। और जिस तरह 3 दिन में आपकी फैमिली ने इस एबनॉर्मल रिश्ते के लिए रजामंदी जाहिर की है, इससे तो यही साबित होता है कि आप इसमें महारत रखते हैं। हिबा ने जताया, जबकि इसका लफ्ज़ एबनॉर्मल हशाम का मीटर घुमा गया था। आपके इन्हीं बड़े लोगों का कॉल है कि इंसान की तालीम बड़ी हो ना हो, सोच बड़ी होनी चाहिए। हशाम ने तान पीस कर चोट की, जैसे हिबा ने असर ले ही लेना था। जी, एक मशहूर मकूला ये भी है कि हकीकत तल्ख होती है। और वैसे भी आपके ख्याल में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नॉर्मल मैरिज है? हिबा ने तंजिया अंदाज में सवाल किया, जिस पर हशाम माथे पर बल दिए उसकी तरफ थोड़ा झुका था। तो आप चाहती हैं हमारी शादी नॉर्मल हो? सवाल कमाल संजीदगी से हुआ था। बकवास नहीं करें। हिबा के माथे पर नागवारी के बल नमूदार हुए, तभी दरिश्तगी से टोककर वापसी के लिए आगे हुई। साथ हशाम भी साइड पर हुआ। वैसे डॉक्टर, बहुत जिद्दी हूं मैं। मेरे डैड कहते हैं हर धर्मी में मेरा कोई मुकाबला नहीं। संभल कर रहिएगा। घर वाले ना भी मानते तब भी आप मिसेस हशाम के ओहदे पर फायज होती। हशाम सिद्धि अंदाज में कहता वॉशरूम में बंद हुआ और हिबा तिल मिलाती वहां से निकलकर वापस ड्राइंग रूम में चली आई थी, जहां मोहतरमा नूरी साहिबा पूरे जोरों शोर से अपनी डॉक्टर बाजी की तारीफ और सोबी बाबा की बुराई करने में बिजी थी। हिबा के कई बार आंख दिखाने पर भी चुप नहीं हुई थी और शहजादे सुबान उसे ऐसी नजरों से देख रहे थे जैसे कह रहे हो, काश मेरी जुबान होती नूरी, मैं तुम्हारी जुबान खुलने ही नहीं देता। फिर चंद मिनट बाद हशाम के आते ही सब वापसी के लिए खड़े हो गए थे। बेटा, आप अपनी मुख्तसर पैकिंग कर लें। कल शाम हशाम आकर आपको ले जाएगा। आना तो मैं खुद चाहता था, लेकिन मुझे कल चेकअप के लिए जाना है और आज मंगल है, जुम्मे को निकाह रख लेते हैं। दरअसल उसके बाद मुझे ज़रूरी काम से चंद दिनों के लिए शहर से बाहर जाना है। दाबू ने हिबा के सर पर हाथ रखते हुए पूरी प्लानिंग बताई, जिस पर हिबा ने बौखलाकर हशाम को देखा, जिसके दांत बाहर थे। शहजादे, हम इंतजार करेंगे कल आपका, जल्दी आइएगा। तहसीन बेगम ने सुबान की पेशानी चूमी। कुछ ही देर में वो इस बच्चे से एक लगाव सा महसूस करने लगी थी। जल्दी चली आना बेटा, हमें आपका और नन्हे शहजादे का इंतजार रहेगा। शमीम बेगम ने भी सुबान के गाल पर प्यार किया। अभी तो सिर्फ 25% फैमिली मेंबर से मुलाकात हुई है, उसी में आपकी मम्मा की हवाइयां उड़ गई हैं। बाकी सबसे मिलने के बाद क्या होगा? खैर, लव यू एंड मिस यू। कल जल्द निकलेंगे अपने घर के लिए। हशाम ने हिबा की गोद में मौजूद सुबान की आड़ी में उनके मामा का खून जलाते हुए इसकी पेशानी पर प्यार करता निकल गया। साथ सब भी कल जल्द आने की हिदायत करते एक के पीछे एक निकल गए थे। तुम क्या दांत दिखा रही हो? हिबा जैसे उन्हें रुखसत करके वापस आई, नूरी को दांत दिखाते देख जलकर पूछा। दूल्हा भाई बहुत प्यारे हैं। नूरी ने खिलखिल करते हुए हिबा का खून जलाया, जिस पर हिबा के माथे पर बल पड़े थे। तुम्हें सिर्फ डांट ही की नहीं, पिटाई की भी सख्त जरूरत है। मेहमानों के आगे भी तुमने दादी अम्मा का बहुत अच्छा किरदार निभाया है। हिबा कड़े तेवर लिए उसकी तरफ बढ़ी, जो खिलखिलाते हुए भागी थी। डॉक्टर बाजी, दूल्हा भाई वाकई बहुत प्यारे हैं। आप उन्हें भी मेरी तरह डांट नहीं पिलाइएगा। एक और बात, आप जल्दी से जाकर पैकिंग करें। दूल्हा भाई को इंतजार कराना ठीक तो नहीं?
नूरी वापस डोर फ्रेम से मुंह निकालकर शरारत से कहती गायब हुई थी, जिस पर हिबा पैर पटक कर रह गई। हशाम को अपना फैसला सुनाने के बाद ही हिबा ने मुख्तसर अंदाज में नूरी को भी समझा दिया था कि अब बहुत जल्द वो यहाँ से शिफ्ट हो जाएगी, जिस पर नूरी जहाँ उदास हुई थी वहीं हिबा के लिए खुश भी थी। उसे पहले दिन से अंदाजा था कि डॉक्टर बाजी गैर शादीशुदा है, लेकिन सोबान को देख अपनी सोच झुटा देती। अब अगला सीन। मुंतहा आज ऑफिस के बाद मिन्हल के साथ सीधा मॉल चली आई थी। बल्कि ये कहना बेहतर होगा कि मिन्हल ने दोस्ती के हजारों वास्ते देकर उसे अपने साथ घसीटा था, और पिछले 1.5 घंटे से वो शॉपिंग को तरसी हुई मिन्हल के पीछे ख्वार हो रही थी, जिसकी शॉपिंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जबकि परवाज ने चंद एक चीजें जो पसंद आई थी उसे भी देखकर छोड़ दिया था। गो कि इसकी पिगार अच्छी थी, वो चाहती तो आसानी से इन चीजों को अफोर्ड कर सकती थी, लेकिन उसे अभी ब्रांडेड शॉपिंग नहीं बल्कि अपने ब्रांडेड ख्वाब, जो उसने अपनी माँ को आरामदायक जिंदगी देने के लिए देखे थे, उसे अफोर्ड करना था। मिनल अब बख्श दो मुझे यार, पहले ही पूरे दिन के ख्वार हुए हैं। क्यों और इस मनहूस शॉपिंग के पीछे रही सही एनर्जी की भी बैटरी लो करवाने पर तुली हो। प्रवास के बर्दाश्त की हद हुई तो पिछले 1.5 घंटे से कई दफा का दोहराया जुमला एक बार फिर दोहराया, लेकिन शॉपिंग की शौकीन लड़कियों ने शॉपिंग के दरमियान मालिकुल मौत की नहीं सुननी, तो फिर ये तो मुंतहा नूर परवाज ही थी। मुंतहा बस 5 मिनट यार। मिनल ने मसरूफ अंदाज में कई बार दिया जवाब चिपकाया। अभी परवाज उसकी क्लास लगाती कि कब से आई आवाज पर उसके कान खड़े हुए थे और हाथ में साख्ता अपने चेहरे पर गया था। अरे शॉपिंग फ्लू में मुब्तला मखलूकों, कुछ तो खुदा का खौफ करो। 2.5 घंटे से एक रिस्पेक्टेड इंस्पेक्टर को अपना पर्सनल असिस्टेंट बनाया हुआ है। अरसलान बैग्स नीचे जमीन पर पटक कर चिल्लाकर बोला, बुरा क्यों मना रहे हो यार? कौन सा हम रिस्पेक्टेड इंस्पेक्टर को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं? हम तो उल्टा दुनिया को बता रहे हैं कि रिस्पेक्टेड इंस्पेक्टर किस तरह खूबसूरत लड़कियों की खिदमत करके वुमेन्स के रिस्पेक्ट पर खुलेआम दर्ज दे रहे हैं। तुम रोल मॉडल बन गए हो यार। निशवा ने बड़ी प्यारी मुस्कुराहट के साथ अरसलान को समझाते हुए आखिर में इसकी पीठ थपथपाई। मुझे नहीं बनना रोल मॉडल और ना ही दर्ज देना है। संभालो अपनी शॉप शॉप घूमकर जमा की गई भीख। अरसलान ने उसका हाथ झटकते हुए बैग दूसरी तरफ बढ़ाया। ठीक है, ना संभालो फिर घर जाकर अपने दाबू को संभालना। निशवा कमीनी मुस्कुराहट के साथ वापस वही धमकी दे गई। इसी धमकी के आड़ में तो वो दोनों अरसलान को अपने साथ घसीट लाए थे। शर्म कर लो कुछ, सेहतमंद इंसान की बच्ची। अरसलान रूहानसा हुआ। शर्म तो अपने वक्त के इतने बड़े बादशाह शाहजहां ने अपनी मोहब्बत की निशानी बनाते हुए नहीं की कि हम अपने इश्क शॉपिंग के मामले में क्यों करें। निशवा डिटाई से बोली, जिस पर अरसलान सिर्फ दांत पीस सका था। निशवा, ये देखो कैसा लग रहा है। तभी वहां दीबा हाथ में लाइट पिंक कलर का फ्रॉक थामे हाजिर हुई थी। ओ माय गॉड, कांट बिलीव दिस। दीबा कमाल धमाल बेमिसाल लाजवाब ब्यूटीफुल क्यूट बहुत बहुत प्यारा लग रहा है। तुम इसे पहनकर बिल्कुल बार्बी डॉल लगोगी। मेरी मानो तो इसे डन करो और इस मॉल से खुद को दफा। निशवा के कुछ बोलने से पहले ही अरसलान ने जान छुड़वाने के गर्ज से फ्रॉक की शान में इधर उधर किले बांधे थे। हो गया इंस्पेक्टर तुम्हारा। मैं ये लेने नहीं, बस निशवा को इस शॉप की तरफ ले जाने के लिए लेकर आई हूँ, और मुझे बार्बी डॉल नहीं लगना। अब यहाँ खड़े रहो, वरना निशवा तो नहीं, लेकिन मैंने दाबू को जरूर बताना है कि इनके छोटे शहजादे ने दाद तलब काम किया है। एक गांव की देसी ब्यूटी को हीरो की तरह गुंडों के नरगेज से जिंदा बचाने के बाद निशवा के दोस्तों के फ्लैट में महफूज रखकर। दीवा जताकर कहते निशवा का हाथ हमें वहां से निकल गई। पीछे जहां अरसलान ने मुंह बनाकर दोनों चुड़ैलों को जी भर के कोसा था, वहीं मुंह पर मास्क लगाकर हंस रही परवाज पागल हो रही थी। जब सामने लगे आईने में अरसलान की नजरें उस पर पड़ी। ये यहाँ भी? अरसलान ने अपना कैप ठीक करता देख उसकी तरफ बढ़ा, जो शायद उसके अपनी तरफ बढ़ते कदम भाप गई थी। तभी बैग में कुछ तलाश करती साइड पर होने लगी। यहाँ एसी मॉल में सूरज साहब किस तरह आपकी स्किन पर असरअंदाज हो रहे हैं? अरसलान उसके निकलने से पहले उसकी राह में हाइल होता हुआ बोला। स्किन पर तो नहीं, लेकिन आप हमारी रफ्तार पर असरअंदाज जरूर हो रहे हैं इंस्पेक्टर। परवाज ने कैप नीचे करते हुए जिताया, जबकि अरसलान की नजर अब भी उसकी आंखों को देखना चाह रही थी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? सूरज साहब की मेहरबानी और स्किन की केयर तो एक बहाना है, असल इस निकाब से तो कुछ और ही काम लिया जा रहा है। अरसलान ब्लू जीन्स पर घुटनों से कुछ नीचे तक आती ब्राउन कलर की कुर्ती पहने, कोनों तक बाजू फोल्ड किए, एक हाथ में नफीस सी घड़ी पहने, दूसरे हाथ में शॉपर पकड़े खड़ी परवाज का संजीदगी से जायजा लिया, जिस पर मुकाबले का पहलू बदलना भी वो अच्छे से नोट कर गया। शक के जरासीम का कोई इलाज नहीं, लेकिन इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है। अब बंदा जो शोबा चुनेगा वही काम करेगा ना।
और आपके इदारे से तो शक सिवा कोई काम ही नहीं होता। परवाज़ उसकी खोजती नज़रों से नज़र चुराती हुई मज़ाहिया अंदाज में बोली। जी, हम शक करते हैं तो शक की गहरी तस्दीक भी करते हैं, वो भी मुकम्मल सबूत और गवाह के साथ। आप जर्नलिस्ट की तरह सवाल करके सवाल खड़े नहीं करते। अरसलान बार बार उसका पहलू बदलना नोट करके गहरी बात कर गया। मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए। परवाज़ अपना कैब ठीक करती साइड से निकलने लगी, जब अरसलान की सरगोशी पर कदम के साथ दिल भी थमा था। हमारा यूं बार बार मिलना इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। अरसलान की भारी सरगोशी पर परवाज़ की हथेली भीगी थी, लेकिन जल्द खुद पर काबू करती 2 कदम दूर हुई। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे लगता है ये इत्तेफाक नहीं, आवाम के लिए एक इशारा है कि अब जाग जाएं, क्योंकि हमारे मुल्क की पुलिस सिवाय सड़कें नापने और सरकार का डीजल जलाने के अलावा कुछ नहीं कर रही। और हाँ, मॉल में लेडीज के शॉपर्स उठाने के अलावा भी। परवाज़ अपनी खुद एतमादी बहाल करती वापस अपने टोन में आई थी, जिस पर अरसलान ने दोनों हाथ पॉकेट के जेब में डालते हुए आबरू उठाई। इशारे तो बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन आप शुक्र करें मोहतरमा जर्नलिस्ट कि अभी तक मैं कुछ नहीं कर रहा। अगर कर रहा होता तो आप जितने ना सही 1-2 निकाब तो मैंने भी उठा ही देने थे, लेकिन कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। सी यू सून। हमारा टकराव तो खैर से होता ही रहेगा। अरसलान बड़ी मानी खेस मुस्कुराहट के साथ कहता वहां से निकल गया, क्योंकि परवाज़ के पीछे लगे शीशे में उसने अपनी उन दोनों चुड़ैल कजन्स को शॉप से निकलते देख लिया था। इतनी आसानी से तो नहीं मिस्टर हातिम ताई वर्जन 2। परवाज़ ने अच्छे अच्छों की उड़ान के रुख मोड़ दिया है। तो आप किस खेत की मूली हैं? वो क्या है ना, बड़ा मज़ा आ रहा है आपकी तलाश को देखकर। परवाज़ पूरे इसरार से मुस्कुराती एक आखिरी नज़र अरसलान की पश्त पर डालकर अपना कैप और मास्क खोलती मिनल की तरफ बढ़ गई थी। हो गया तुम लोगों का। अगर नहीं भी हुआ तो इससे मेरा कोई सरोकार नहीं। भाई टू बी भाभी को लेकर अली विला के लिए निकल गए हैं, इसलिए मैं भी निकल रहा हूँ। अरसलान फोन जेब में डालते हुए दोनों से मुखातिब हुआ। हो गया है सड़े हुए इंस्पेक्टर, बस अब इस मॉल का फेमस फूड कोर्ट से पिज्जा खाना बाकी है। आवाज बेशक खाने की शौकीन निशवा की तरफ से थी। तुम भूखी मखलूक, घर जाकर जितना ठूसना है ठूस लेना, चलो अभी। अरसलान उनके हाथ से शॉपर लेकर आगे बढ़ा। अरसलान, मैंने कुछ नहीं खाया, इस पर इतनी देर से घूम घूम कर थक गई हूँ, बेहोश बेहोश हो गई तो। निशवा ललचाती नजरों पर फूड कोर्ट पर जमाए रूहानी आवाज में बोली। कब से उसका दिल वहां जाने को बेताब था। वो तो दीवा की शॉपिंग के चक्कर में जी मार रही थी। तुम ना कभी खुदा का खौफ कर लो, घर से ठोस कर आई थी, वो भी 4 प्लेट, और अब भूखी हो। अल्लाह अल्लाह, इस झूठ पर इसकी उम्र नहीं कम, वेट एक 10 किलो घटा दे। अरसलान ने सर उठा के दुआ दी। तुम खिला रहे हो कि नहीं? निशवा ने उंगली उठा के इस तरफ सार किया। नहीं, शौक से जाकर दाबू को बताना कि मैंने एक खूबसूरत लड़की की मदद की, उसे रहने को छत दी, साथ ये भी कहना कि किसी हीरो की तरह उसे निकाह भी कर लिया। अब कुछ दिन में उसे लेकर अली विला भी ले आऊंगा, लेकिन अब चलो। अरसलान ने जलकर सारी सच्चाई बताते हुए लिफ्ट की तरफ रुख किया, लेकिन अफसोस, पीछे दोनों में से किसी ने उसकी सच्चाई पर ईमान नहीं लाया था। दोनों तो पिज्जा झूठ जाने की गम में हलकान हो रहे थे। अब अगला सीन। दूल्हा भाई, मेरी डॉक्टर बाजी बहुत अच्छी हैं, बस सोबी बाबा के मामले में जालिम बन जाती हैं और कस के डांट पिलाती हैं, इसलिए सोबी बाबा से आप बना के रखिएगा। नूरी ने सूं करते हशाम को सलाह दी। हशाम अपने कहे के मुताबिक वक्त से पहले हिबा के फ्लैट पर पहुंच गया था, और फिर कुछ ही देर में हिबा अपना तैयार किया 2 से 3 बैग लेकर हाजिर हो गई थी, जिसमें ज़्यादा सुबान के सामान थे। सुबान के खिलौने और दूसरी ज़रूरियात की चीज़ें वो पहले ही ले जा चुका था। नूरी, अपना ख्याल रखना, और इस बार तुमने लाजमी मैट्रिक पास करके एफएससी में दाखिला लेना है। हिबा आंखों के भीगे गोशे साफ करती हुई नम आवाज में रोब लिए बोली। करीब 1 साल का साथ था, लगाव कैसे महसूस नहीं होता। जी डॉक्टर बाजी, और मैं आपके अस्पताल मिलने भी आया करूंगी, आपसे और अपने दुश्मन से मिलने। नूरी ने झुककर अपने सोए हुए दुश्मन के गाल छुए। नूरी, हॉस्पिटल क्यों, आप अली विला चली आइएगा अपने दुश्मन से मिलने। हशाम मुस्कुराकर बोला, जिस पर नूरी खिल उठी थी। आप बहुत अच्छे हैं दूल्हा भाई, और मेरी डॉक्टर बाजी का भी अच्छे से ख्याल रखिएगा। नूरी मैडम को अपने दूल्हा भाई जरूरत से ज्यादा ही पसंद आ गए थे, जबकि उसके बार बार दूल्हा भाई कहने पर हिबा जज्बज हो रही थी। हाथ इधर करें। हशाम ने मुस्कुराकर उसकी हथेली आगे करने को कहा, जिस पर नूरी ने समझी से हथेली खोल दी। हशाम ने सामने डैशबोर्ड से लिफाफा उठाकर उसकी हथेली पर रख दिया।
दूल्हा भाई रख लें, आपकी नेक है। अगर हम आपकी डॉक्टर बाजी को इतनी सादगी से रुखसत करके नहीं ले जाते तो आपने दूध पिलाए, जूते छुपाई और पता नहीं क्या क्या लेनी थी ना मुझसे। बस ये वही। दरअसल मैंने कहा ना कि मैं बहुत अच्छा हूँ, इसलिए मैं किसी का हक नहीं मारता। अपना ख्याल रखें और अली विला लाजमी आए। हशाम ने नरमी से अपने अमल की तस्दीक की। इस पर नूरी मुस्कुराते हुए पीछे हो गई और देखते ही देखते हशाम ने वहां से गाड़ी निकाल ली थी। साइड मिरर से आंसुओं से तर चेहरे के साथ साथ हाथ हिला रही नूरी को देख हिबा के आंसू भी तसलसल से आंखों से गाल और वहां से सोए हुए सुबान के कंबल पर जज्ब होने लगे थे। कोई रिश्ता ना होते हुए भी इस छोटी सी लड़की से डॉक्टर हिबा का बड़ा गहरा रिश्ता था। एहसास का, साथ का, मोहब्बत का, अपनायत का। चेहरा साफ कर लें, हम अली विला पहुंचने ही वाले हैं। हशाम ने सारा रास्ता उसे यूं ही रोने देने के बाद सामने डैशबोर्ड पर रखा टिश्यू उठा के हिबा की तरफ बढ़ाया, जिसे वो खामोशी से थाम गई। फिर कुछ ही देर में उनकी गाड़ी एक आलीशान विला के बाहर रुकी थी। गेट पर खड़े बारूदी चौकीदार ने पहले ही हॉर्न पर दूर दौड़कर दरवाजा खोला था। हशाम की गाड़ी दखल अंदर हशाम की गाड़ी अंदर दाखिल होते ही चौकीदार ने सलामी दी थी। फिर इसी तरह जैसे जैसे गाड़ी अंदर बढ़ रही थी, आसपास वसी और अरीज गार्डन की देखभाल में मसरूफ मुलाजिम सभी अपने हाथ रोककर उसे सलामी पेश कर रहे थे, जिसे देख हिबा को कोई हैरत नहीं थी। जितना इस बंदे का ठाट बाट था, ये सब तो एक्सपेक्टेड था। कार के मेन डोर के आगे रुकते ही हिबा ने सर उठाया था, जहां सब आगे डॉक्टर दिबा के साथ एक और सेहतमंद सी लड़की खड़ी थी, जिसके पीछे तहसीन बेगम और शबीम बेगम खड़ी मुस्कुरा रही थीं। एक तरफ दोनों हाथ पश्च पर बांधे रोबदार से दाबू खड़े थे। वहां तंजीला बेगम को मौजूद न देख हशाम को मायूसी हुई थी। सबने इतना समझाया था, लेकिन वो अपनी जिद पर कायम थी। इसलिए दाबू ने सबसे ये कह दिया था कि उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाए। है घर के बाकी मर्द हजरात भी अभी घर नहीं लौटे थे। भाभी के दीदार को तरसा हुआ बच्चा अर्जेंट काम निकल आने की वजह से वापस थाने के लिए निकल गया था। वेलकम टू बी भाभी जी। दीबा और निशवा ने डोर खोलते हुए बाआवाज़ बुलंद वेलकम किया था, जिस पर इतनी पुरएतमाद हिबा कुछ नर्वस हुई थी। जब दाबू भी वहीं चले आए थे, जिन्हें देखकर दोनों फौरन साइड पर हुई। आए बच्चे, लाए पहले शहजादे को हमें दें। दाबू ने झुककर सुबान के लिए हाथ बढ़ाया, जिसे कुछ झिझक के साथ हिबा ने उनकी गोद में दे दिया था। ये मंजर देख जहां सबके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखरी थी, वहीं हशाम की आंखें भीगी थीं, जिसे उसने फौरन रुख मोड़कर छुपा लिया था। फिर हिबा के बाहर निकलते ही दीबा और निशवा उसे बिना कुछ समझने का मौका दिए किसी नई नवेली 12 गज का लहंगा पहनकर शर्माते घबराते दुल्हन की तरह थामकर अंदर की तरफ बढ़ गई थी, जिसका दिल पीछे सुबान ही में अटका था। वो दोनों इसी तरह सहज सहज के कदम उठाती उसे अपने साथ लिए वसी और अरीस हॉल की तरफ बढ़ रही थीं, और हिबा आंखों में ढेरों इश्तियाक लिए बजाय विला के अंदरूनी हिस्से का जायजा लेने के रुख मोड़े परेशान नजरों से पीछे सुबान को देख रही थी। यहाँ शमीम बेगम, तहसीन बेगम सब उसे हाथों हाथ ले रहे थे। दिल में कहीं खुशी ने शहनाई बजाई थी कि सुबान ने उसकी तरह रिश्ते परिवार से महरूम जिंदगी नहीं गुजारेगा, तो कहीं खौफ ने अपने पर फैलाए थे कि 4 साल बाद जब ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, तब क्या सुबान इन सबको छोड़कर वापस उसके फ्लैट की तन्हा जिंदगी कबूल कर पाएगा। इस सोच के आते ही उसकी आंखों में मिर्चियां भर गई थीं, जिसे वो पलक पलक झपक कर छुपाते रुख मोड़कर सामने देखने लगी। अली विला जितना बाहर से कशादा और खूबसूरत था, अंदर इससे कई ज्यादा खूबसूरत था। बड़े से हॉल में चारों तरफ बड़ी बड़ी खिड़कियां थीं, जिस पर शायद शाम होने की वजह से बाहरी पर्दे गिरा दिए गए थे। बिल्कुल हॉल के दरमियान से घूमकर ऊपर की जानिब जाती चमचमाते मार्बल लगी सीढ़ियां थीं, जिसके दाएं जानिब लाइन से 3 खूबसूरत दरवाजे थे, तो बाएं जानिब के खुले हिस्से में बेश और कीमती दबेस कालीन पर सजे बड़े से शीशे के टेबल के गेट 4 सोफे लगे हुए थे, जिसके चारों जानिब बड़े बड़े एंटीक वॉल्स थे। जगह जगह दीवारों पर लगी कीमती पेंटिंग, एंटीक शोपीस सभी इस विला की शान में 4 चांद लगा रहे थे। गर्ल्स, अली विला का हर एक कोना सराहे जाने के काबिल था। कहीं किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, सब मुकम्मल था। बस हिबा को अपना आप यहाँ मिसफिट मालूम हो रहा था। सो माई डियर टू बी भाभी, ये है अली विला, जिसे हम कहते हैं खुशियों का संसार। यहाँ सबका ही एक ही रोजगार है, जहाँ मिलेगा आपको ढेर सारा प्यार। तालियां। निशवा ने खुद ही अपने सर पैर के शेर पर तालियां बजाई थीं। वैसे भाभी, गॉड स्वेयर, इस पूरे विला में आपकी सबसे ज्यादा मुंतजिर मैं थी। जानती हैं क्यों? निशवा दोनों हाथ आपस में मसलकर कहती उसकी तरफ मुड़ी, जिस पर हिबा ने चौंक कर नफी में सर हिलाया। जिस तरह उस दिन हाशी भाई, मजनू, रांझा, फरहाद जैसे नाकाम आशिकों के लिए एक जीता जागता मिसाल बने, नाना बू और बाकी तीनों अली बरादरान के आगे डट गए थे, और जितने धड़ल्ले से उन्होंने किसी आशिक मजनू दीवाने की तरह आपका नाम लिया था। कसम से भाभी, लजीज खानों से सजी टेबल के बाद वो पहला मंजर था जब निशवा की आंखें फटी थीं। फिर भाई की दीवानगी वाली जिद,
कसम से मैं तो आपको देखने के लिए पागल हो रही थी और मेरे पागलपन में चार चांद लगा रहे थे आपके इन डॉक्टर नंद और नाना अबू, बड़ी मुमानी और छोटी मम्मा की मुमानी की तारीफों के तामीर करदा बड़े बड़े किले। बट आई मस्ट थे आपके आप उनके खूबसूरत लफ्जों के रंगों से निखार कर बनाई गई तस्वीर से भी ज्यादा। निशवा दोनों कंधों से हिबा को थामे पूरा जोशो खरोश से अपने लफ्जों की तशरीह कर रही थी। जब हिबा की वन्नक शक्ल देख दीवा ने उसके मुंह पर हाथ रखा। बस कर जाओ यार निशवा, देखो भाभी का चेहरा तुम्हारी मुस्तकिल बकबक से जर्द हो गया है। अगर वो बेहोश हो गई तो मैं कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि अपने सीनियर डॉक्टर का इलाज करना मेरे बस की बात नहीं। निशवा के बार बार मुंह हिलाने पर दीवा उसके कान में घुसकर बोली, लेकिन मैं तो अपने इश्तियाक को अल्फाज दे रही हूँ। निश्वा उसके मुंह से हाथ हटाते ही दीवा की तरफ झुककर सिफाई पेश कर गई, जबकि नर्स ने 2 कदम की दूरी पर लाइट पिंक कलर के हल्के काम वाले शलवार कमीज में दुपट्टा एक साइड पर पिनअप की खूबसूरत मगर हैरान चेहरे के गिर्द वाइट हिजाब के खड़ी हिबा पर थी। हाँ मेरी जान, लेकिन डॉक्टर हिबा पूरे अस्पताल में कमगो, मेहनती और ग्रेसफुल शख्सियत के मालिक डॉक्टर के नाम से जानी जाती हैं। ये मैंने बताया था ना तुम्हें, फिर क्यों नॉन स्टॉप बोले जा रही हो? उन्हें ज्यादा बोलने वाले लोग नहीं पसंद। दीबा ने उसकी मालूमात में इजाफा किया। तो क्या ये हम जितना बात नहीं करेंगी, सलाम करने पर सर हिलाएंगी, खैरियत दरियाफ्त करने पर सीने पर हाथ रखकर मैं ठीक हूं का इशारा करेंगी? निशवा ने सदमे से अगला सवाल किया, जिस पर दीबा का मन किया साइड वॉच उठाकर सर पर फोड़ दे सेहतमंद लड़की का, जिसका सिर्फ जिस्म ही सेहतमंद था, दिमाग सदियों का बीमार। अभी वो दोनों और कोई सवाल जवाब करते कि दाबू की आवाज पर उसके उनकी तरफ मुतवज्जे हुए। हिबा बेटा, यह शाम की मामा है, हमारी तीसरी बहू तंजीला। उस दिन तबीयत खराबी की वजह से आपके घर नहीं आ सकी थी। दाबू ने संजीदा चेहरे के गिर्द नमाज के स्टाइल में दुपट्टा बांधे खड़ी खातून की तरफ इशारा किया। अस्सलाम वालेकुम। हिबा ने धीमी आवाज में सलाम किया था, जिसका उन्होंने शायद दाबू का लिहाज करके सर हिलाकर जवाब दिया था। खुश आमदीद। मेरे नमाज का वक्त निकला जा रहा है, इसलिए मैं आपके इस्तकबाल के लिए दरवाजे तक नहीं आ सकी। तंजीला बेगम बिना चेहरे पर अपनी मखसूस नरम मुस्कुराहट लाने की जहमत उठाए बगैर उधर तराशा। सबनों ने हिबा की सारी हकीकत मनो अन सुनाने के साथ समझाया भी बहुत था, लेकिन उनका यही कहना था कि एक तो बेजोड़ उस पर हमदर्दी में बना रिश्ता पायदार नहीं हो सकता। एक माँ होने के नाते वो भी अपनी जगह सही थी। यही सोचकर किसी ने उन पर दबाव नहीं डाला, क्योंकि इतना तो सब जानते थे कि तंजीला बेगम हिबा के साथ जाहिल रिवायती सांसों जैसा बर्ताव नहीं करेंगी। और रही बात उनके खदशात की, तो वो गुजरते वक्त के साथ खुद ही ठीक और ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा दीवा, आप लोग इन्हें इनका कमरा दिखा दें, मैं चलती हूँ, दुआ मांगना बाकी रहता है। वो एक नज़र खामोश नज़रों से खुद को देख रही हिबा पर डालकर वापसी के लिए मुड़ी, जिस पर हिबा को अफसोस हुआ था। वो कोई बच्ची नहीं थी, बहुत छोटी उम्र में उसने चेहरे पढ़ना सीख लिया था। फिर तंजीला बेगम की नाराजगी वो कैसे नहीं पड़ती। आपने मुझे यहाँ लाकर बिल्कुल ठीक नहीं किया मिस्टर हशाम। हिबा ने लब भींच कर सोचा, जब सुबान के रोने की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। लें, शायद इसे भूख लगी है। हिबा के पीछे पलटती ही हशाम ने नजर चुराते हुए सुबान को इसकी तरफ बढ़ाया था। हिबा की आंखों में साफ साफ लिखी तहरीर वो पढ़ना नहीं चाहता था। उसी के कॉल थे कि वो पूरी इज्जत से अपने घर ले जाएगा, लेकिन सबके इतने खलूस पर तंजीरा बेगम का रवैया उसे अपनी ही नजरों में शर्मिंदा कर गया था। आप मुझे सुबान का बैग ला देंगे, मुझे उनका फीडर बनाना है। हिबा उसकी नज़र चुराने को इग्नोर करती रीवा के इशारे पर सोफे की तरफ बढ़ती हुई बोली। कहाँ वो भी कदम उठाने को रवादार नहीं थी। कहाँ अपने शहजादे को भूख से बेताब होता देख सबसे पहले जाकर सोफे पर नशिस्त संभाल गई, जब मुलाजिम तीनों बैग उठाए वहीं चले आए थे। हिबा ने जल्दी से सुबान का छोटा बैग निकालकर एक हाथ से उसे संभालते हुए दूध का बोतल निकाला। लेकिन इस वक्त तो सोबी दलिया खाते हैं शायद। हशाम उसे तेज से हाथ चलाता देख पूछ गया। जी, लेकिन हिबा हिचकिचाई। अब वो धड़ल्ले से अपने शहजादे के इश्क में किचन का रास्ता थोड़ी ना पूछ सकती थी। लेकिन क्या बेटा, बच्चे की जो टाइमिंग है वही रहेगी। आप बताएं कौन सा दलिया खाते हैं, मैं बना दूं। तहसीन बेगम उसकी हिचकिचाहट देख अपनाइयत से कहते उनके पास आई। नहीं आंटी, अगर आप मुझे किचन बता दें तो मैं खुद बना लूंगी, 10 मिनट का तो काम है। हिबा उनकी मोहब्बत पर मुस्कुरा कर बोली। अव्वल तो आप मुझे आंटी नहीं, हाशी की तरह चाची कहें। दोम, हम इतने भी बेमुरवत नहीं कि बहू के घर में कदम रखते ही उसे किचन का रास्ता दिखा दें। आप इत्मीनान से शहजादे को लेकर ऊपर कमरे में जाएं, मैं अभी 10 मिनट में दलिया तैयार करके भेजती हूँ। तहसीन बेगम फीडर चूसते हुए वापस ऊँग रहे जुबान को मोहब्बत से देखते हुए बोली।
आंटी आप फजूल में परेशान हो रही हैं, मैं बना लूंगी। हिबा ने जोर दिया। फिर आंटी, और कोई परेशानी नहीं हो रही भाई। बरसों बाद घर में छोटे बच्चे की किलकारियां सुनने को मिली हैं। हाँ, इसमें परेशानी कहाँ है? दीबा निशवा भाभी को कमरा दिखा दें। जाएं, शाबाश, आराम करें। तहसीन बेगम के वापस कहने पर हिबा सुबान को संभालती अपनी जगह खड़ी हुई थी। आप किधर भाई साहब? हशाम को बैग उठाता देख निशवा ने आबरू उठाए। ऊपर। और कहाँ? हशाम अचंभे से बोला। आज बुध है, कल जुमेरात और परसों आता है जुम्मे का दिन, और बाद नमाज जुम्मा है आपका निकाह। इसलिए आज से, अभी से, इसी वक्त से आपका हमारी भाभी जी से है मुकम्मल पर्दा। इसलिए आप ऊपर आना तो दूर की बात, ऊपर की सीढ़ियों पर भी कदम तक नहीं रखेंगे। चले भाभी, हम चलते हैं। भाई आप इंतजार की लज्जत से लुत्फानंदोज हुए, ताकि परसों आपको अपनी जेब खाली करते हुए दिक्कत नहीं हो। निशवा बड़े शाहाना अंदाज में हवनक शक्ल लिए खड़े शाम को सलाह देती हुई हिबा को थामे सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। अफसोस मेरी बहनों, कितनी बड़ी गलतफहमी में मुब्तला हो तुम लोग। हशाम नफी में सिर हिलाता वहीं सोफे पर बैठ गया था। फिर कुछ याद आने पर फोन पर कोई नंबर डायल करता उजलत में बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। काइंडली कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यू ज़रूर शेयर करें, और अगर आप कोई और नॉवेल सुनना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।